खुशी, डरने की क्या बात है। जब तुम्हारे साथ मानसर हैं तो हम पॉलिटी के हर पन्ने में छिपी हर कहानी को ऐसे ही जिएंगे। सर, क्या आपने कभी उस इमारत को गौर से देखा है? रायसीना की पहाड़ियों पर खड़ा वो 340 कमरों का महल, वो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है। कहते हैं वहां भारत की धड़कन बसती है। वहां वो शख्स रहता है जिसके एक हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर से किसी की फांसी रुक सकती है और जिसके एक आदेश से तीनों सेनाएं युद्ध के मैदान में कूद सकती हैं। लेकिन सर, मुझे एक बात समझ नहीं आती। अगर वो इतना ताकतवर है तो हम उसे रबर स्टैम्प क्यों कहते हैं? क्या वो सच में राजा है या सिर्फ एक सोने के पिंजरे में कैद पंछी? मुझे डर लग रहा है सर, क्या मैं इस पावर को समझ पाऊंगी? क्या एग्जाम में मैं उन शब्दों की जाल को भेद पाऊंगी? अरे खुशी, डरना कैसा? जब तुम्हारे मान सर तुम्हारे साथ हैं तो पॉलिटी के हर पन्ने में छिपी कहानी को हम ऐसे जिएंगे जैसे कोई नेटफ्लिक्स की थ्रिलर वेब सीरीज देख रहे हो। तुम उस महल की बात कर रही हो, आज हम उस महल का दरवाजा तोड़कर अंदर चलेंगे। सुनो, ये क्लास सिर्फ एक क्लास नहीं है, ये एक टाइम मशीन है। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम भारत के संविधान की आत्मा को छूकर देखेंगे। वो जो रायसीना हिल्स पर बैठा है वो कोई राजा नहीं, वो हमारे लोकतंत्र का वो मुकुट है जिसे हमने यानी भारत की जनता ने सिर पर सजाया है। तुमने सही कहा, उसके पास ताकत है, लेकिन उस ताकत की चाबी किसके पास है? आज इस रात से पर्दा उठेगा। पिछली 4 क्लासेस में हमने कैसे संविधान की नींव रखी थी। अगर किसी स्टूडेंट ने वो मिस कर दी हैं तो समझ लो वो अपनी तैयारी के महल में ईंटें लगाना भूल गया है। ये कोर्स, ये मूवी स्टाइल कोर्स सिर्फ कोर्स नहीं है, ये वो हथियार है जिससे तुम यूपीएससी से लेकर एसएससी, रेलवे और आरपीएससी, आरएसएसबी के कुरुक्षेत्र को जीतोगी। 90% पेपर यहीं से छपेगा, ये मेरा वादा नहीं, मेरा दावा है। और आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अगले कुछ घंटों में मौसम बिगड़ने वाला है, ज्ञान की आंधी आने वाली है। वाह सर, आपके इस इंट्रो ने तो रोंगटे खड़े कर दिए। अब तो मैं पूरी कहानी सुनने के लिए मजबूर हो गई हूँ। तो सर, सबसे पहले ये बताइए, ये राष्ट्रपति का पद आया कहाँ से? क्या हमारे संविधान बनाने वालों ने इसे कहीं से कॉपी किया है? बहुत ही शानदार सवाल खुशी, और यही सवाल यूपीपीसीएस प्री 2018 में घुमाकर पूछा गया था। देखो, कॉपी करना नहीं कहते, इसे कहते हैं इंस्पिरेशन। हमें समझना होगा कि भारत एक गणतंत्र है। अब तुम पूछोगी सर, ये रिपब्लिक क्या बला है? सीधा सा मतलब है, हमारे देश का जो मुखिया होगा वो किसी राजा का बेटा नहीं होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा, वो चुना जाएगा, इलेक्ट होगा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हमने संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली? ब्रिटेन से। वहाँ कौन है? वहाँ है राजा या रानी, क्राउन। लेकिन हमारा राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा जैसा है, पर एक बड़े अंतर के साथ। ब्रिटेन का राजा वंशानुगत है, हमारा राष्ट्रपति निर्वाचित है, इलेक्टेड। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का राष्ट्रपति है जो वहाँ का असली बॉस है। तो हमने क्या किया? हमने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली और अमेरिका के फेडरल स्ट्रक्चर के बीच का रास्ता निकाला। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, भाग 5, पार्ट 5, द यूनियन। इसमें आर्टिकल 52 से 151 तक आते हैं। लेकिन आज का हमारा हीरो है राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट, जो कवर होता है आर्टिकल 52 से 62 तक। ओह, मतलब आर्टिकल 52 से फिल्म शुरू होती है। सर, इसे याद कैसे रखूं? आर्टिकल्स तो मिक्स हो जाते हैं। अरे मानसर की क्लास में हो और रट्टा मारना पड़े, नामुमकिन। देखो, आर्टिकल 52 बहुत सिंपल है। ये बस इतना कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस खत्म। ये पद कभी खाली नहीं रह सकता। ये भारत राज्य का प्रमुख है, हेड ऑफ द स्टेट। ये भारत का प्रथम नागरिक है, फर्स्ट सिटीजन। अब यहाँ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चिपकाते हैं ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। प्रश्न, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये सवाल एसएससी सीजीएल 2016 और एमपीपीएससी 2014 में पूछा गया था। उत्तर क्या होगा खुशी? सर, ये तो अभी बताया, राष्ट्रपति। मतलब आर्टिकल 52 सिर्फ उनके होने की बात करता है। बिल्कुल। अब आते हैं आर्टिकल 53 पर। ये बहुत ट्रिकी है। आर्टिकल 53 कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। और वो इस शक्ति का प्रयोग या तो खुद करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। लेकिन खुशी, यहाँ एक ट्विस्ट है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हारे घर में सबसे बड़े कौन है? मेरे दादाजी। बिल्कुल सही। शादी के कार्ड पे नाम किसका जाता है? दादाजी का। रिश्तेदारों के सामने सम्मान किसका होता है? दादाजी का। लेकिन घर में सोफे का रंग कौन सा होगा या कौन सी कार आएगी, ये फैसला कौन लेता है? वो तो पापा लेते हैं, दादाजी बस हाँ कर देते हैं। बस यही है भारतीय संविधान का जादू। राष्ट्रपति हमारे दादाजी हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव,
डी ज्योर हेड, टिटुलर हेड, नाम मात्र के प्रमुख। और प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल पापा है, रियल एग्जीक्यूटिव, डी फैक्टो हेड, वास्तविक प्रमुख। सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर होंगे, लेकिन करेगा कौन? पीएम और उनकी टीम। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में सीधा आता है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017 में एक सवाल आया था कि संवैधानिक दृष्टि से भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन है। बच्चे अक्सर पीएम लगा देते हैं क्योंकि न्यूज में मोदी जी ही दिखते हैं, लेकिन संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति ही है। समझी? सर, दादाजी वाला एग्जाम्पल तो दिमाग में छप गया। मतलब वो रबर स्टैम्प वाली बात कुछ हद तक सही थी, लेकिन सम्मान पूरा है। अब सर, आपने कहा था वो चुने जाते हैं, तो क्या मैं और आप वोट डालने जाएंगे जैसे हम एमपी एमएलए के चुनाव में जाते हैं? नहीं खुशी, यही तो गेम है। हम सीधे वोट नहीं डालते, हम जिन्हें चुनते हैं वो आगे जाकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब ध्यान से सुनना, यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हम बात करेंगे आर्टिकल 54 की, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी वो वीआईपी लिस्ट जो वोट डाल सकती है। ध्यान से सुनना, यहां से यूपीएससी प्री और आरएएस प्री में हर बार फंसाने वाला सवाल आता है। इस लिस्ट में 3 तरह के लोग शामिल हैं। पहला, संसद, पार्लियामेंट के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स। दूसरा, राज्यों की विधानसभाओं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स। तीसरा, दिल्ली और पुडुचेरी और अब जम्मू कश्मीर भी भविष्य में की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। खुशी, नोटिस किया मैंने किस शब्द पे जोर दिया? हाँ सर, आपने बार बार निर्वाचित यानी इलेक्टेड बोला। इसका क्या मतलब है? यही तो कीवर्ड है। संसद में कुछ लोग मनोनीत भी होते हैं, जैसे राज्यसभा में 12 लोग जो कला साहित्य से आते हैं। वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति ने ही तो चुना था। अगर वो वोट डालेंगे तो पक्षपात हो सकता है ना। संविधान बनाने वाले बड़े चालाक थे। मानसर की ट्रिक याद रखना, आर्टिकल 54 का ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, वोट से। नहीं, रुको, इससे भी आसान ट्रिक। आर्टिकल 54 इज इक्वल टू चोन। चोन मतलब चुनना, और चुनेगा कौन? जो खुद इलेक्टेड है, नो नॉमिनेशन। एक सवाल देखते हैं जो आईएएस प्री 2013 में आया था। प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है? ए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सी, विधान परिषद, डी, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। बताओ खुशी, क्या एलिमिनेट करोगी? सर, आपने लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा बोला, लेकिन विधान परिषद का नाम नहीं लिया, तो ऑप्शन सी बाहर होगा। विधान परिषद वाले वोट नहीं डालते। शाबाश, बिल्कुल सही पकड़ा। भारत में हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, इसलिए समानता यानी पैरिटी बनाए रखने के लिए उन्हें हक नहीं दिया गया। देख रही हो, आईएएस का सवाल तुमने चुटकियों में उड़ा दिया। यही लेवल है इस क्लास का। लेकिन एक बात बताऊं खुशी, ये सब फैक्ट्स क्लास में तो याद रहते हैं, पर एग्जाम हॉल के एसी में बैठकर पसीना आता है और सब मिक्स हो जाता है। 54, 55, 56 सब खिचड़ी बन जाता है। हाँ सर, यही तो मेरा सबसे बड़ा डर है। मैं पढ़ती सब हूँ, पर वहाँ कंफ्यूज हो जाती हूँ। क्या करूँ? खुशी, ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, हर उस स्टूडेंट की है जो सिलेक्शन से 1 नंबर से रह जाता है। और इसका इलाज बादाम खाने से नहीं होगा, इसका इलाज होगा सही दिशा में प्रैक्टिस करने से। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, थ्योरी यहां पढ़ो, लेकिन अपनी तलवार की धार टेस्ट क्यू ऐप पर केस करो। तुम्हें पता है, टेस्ट क्यू ऐप पर हमने इस बार संविधान के हर चैप्टर के बाद ऐसे 1 लाइनर्स और मॉक टेस्ट डाले हैं जो सीधे एग्जाम पैटर्न पर है। खासकर जो बच्चे आरपीएससी सेकंड ग्रेड या टीचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो वहां रामबाण औषधि उपलब्ध है। कीमत पता है कितनी है? एक सिल्क चॉकलेट से भी कम है। सोचो, एक चॉकलेट का मजा 10 मिनट रहेगा, लेकिन अगर उस कीमत में टेस्ट क्यू की टेस्ट सीरीज से 2 सवाल भी एग्जाम में आ गए तो पूरी जिंदगी का मजा बन जाएगा। वहां मैंने पर्सनली संविधान के ऐसे प्रश्न सेट किए हैं जहां तुम फंसोगी, और जब वहां गलती करोगी तो एग्जाम में गलती करने का चांस खत्म हो जाएगा। तो क्लास खत्म होते ही प्ले स्टोर पर जाना, टेस्ट क्यू डाउनलोड करना और वो टेस्ट जरूर लगाना। ये प्रमोशन नहीं है खुशी, ये बड़े भाई की सलाह है, क्योंकि मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देख सकता। सर, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं आज ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगी। चॉकलेट तो वैसे भी दांत खराब करती है, मुझे तो करियर बनाना है। अच्छा सर, वापस चुनाव पर आते हैं। आर्टिकल 54 में तो पता चल गया कौन वोट देगा, लेकिन कैसे देगा? क्या ईवीएम यूज होती है? नहीं, आर्टिकल 55 में रीति है, मैनर। राष्ट्रपति चुनाव में ईवीएम यूज नहीं होती। यहां चलता है पुराना बैलेट पेपर। और यहीं आता है संविधान का सबसे पेचीदा आर्टिकल, आर्टिकल 55, निर्वाचन की रीति। लोग इसे रटते हैं, हम इसे डिकोड करेंगे। इसमें जो सिस्टम यूज होता है उसका नाम सुनकर अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली,
बाप रे सर, ये नाम है या कोई मंत्र? इसका मतलब क्या है? घबराओ मत, इसे तोड़ते हैं। इसका सिंपल मतलब है सबको खुश रखना और वोट बर्बाद ना होने देना। आम चुनाव मतलब एमपी एमएलए में क्या होता है? जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया, फर्स्ट पास द पोस्ट, चाहे उसे 100 में से 20 वोट मिले हों और बाकी 80 वोट बिखर गए हों। लेकिन राष्ट्रपति पूरे देश का है, उसे आधे से ज्यादा लोगों का समर्थन चाहिए। इसलिए यहां जीतने के लिए 50% प्लस 1 वोट यानी कोटा चाहिए होता है। और एकल संक्रमणीय मतलब अगर तुम्हारा पसंदीदा कैंडिडेट रेस से बाहर हो गया तो तुम्हारा वोट कचरे में नहीं जाएगा, वो तुम्हारी दूसरी पसंद वाले कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब तुम बैलेट पेपर पर सिर्फ टिक नहीं लगाती, तुम प्रेफरेंस देती हो 1 2 3 कि मैं चाहती हूं ए बने, अगर ए नहीं तो बी बने। ये सिस्टम आयरलैंड से लिया गया है। मानसर की ट्रिक याद रखना, आर्टिकल 55 55 में प्रेफरेंस, पर प का साउंड मैच करो, 55 में प्रेफरेंस। सर, यहाँ से कोई सवाल बनता है क्या? हाँ बिल्कुल, यहाँ से एक बहुत गहरा सवाल यूपीएससी मेंस और आरपीएससी में बनता है। एक विधायक एमएलए के वोट की वैल्यू ऑफ वोट कैसे निकलती है? क्या यूपी के विधायक और सिक्किम के विधायक के वोट की ताकत बराबर है? बिल्कुल नहीं। यूपी की जनसंख्या ज्यादा है तो यूपी के विधायक के वोट की वैल्यू ज्यादा होगी, वर्तमान में 208। सिक्किम की कम है तो कम होगी 7। ये क्यों? ताकि राष्ट्रपति चुनाव में बड़े राज्यों की आबादी की सही नुमाइंदगी हो सके। इसे कहते हैं समरूपता, यूनिफॉर्मिटी। ओके सर, मतलब प्रोसेस बहुत फेयर है। अच्छा सर, मेरी उम्र 22 साल है, क्या मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकती हूँ? मुझे भी रायसीना हिल्स में रहना है। अरे वाह, इरादे तो बुलंद हैं, लेकिन अभी तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। अब आते हैं आर्टिकल 58 योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस पे। राष्ट्रपति बनने के लिए चेकलिस्ट देखो। 1 भारत का नागरिक हो। 2 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तुम अमी 22 की हो तो 13 साल और रुको। 3 लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ध्यान देना, सदस्य होना जरूरी नहीं, बस योग्यता होनी चाहिए। 4 लाभ के पद पर ना हो। आरपीएससी आरएएस 2018 का प्रश्न देखो, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर 35 वर्ष। याद रखना, 21 साल पंचायत के लिए, 25 साल एमपी लोकसभा के लिए, 30 साल राज्यसभा के लिए और 35 साल बापू बनने के लिए। और हाँ, चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें 50 प्रस्तावक प्रपोजर्स और 50 अनुमोदक सेकेंडर्स चाहिए। मतलब 100 एमपी एमएलए तुम्हारे सपोर्ट में खड़े होने चाहिए फॉर्म भरते वक्त। ये क्यों किया गया? ताकि कोई भी नॉन सीरियस कैंडिडेट जैसे धरती पकड़ जी हुआ करते थे चुनाव का मजाक ना बनाए। समझ गई सर, 35 की उम्र और 100 नेताओं का सपोर्ट मुश्किल है। अच्छा सर, जब वो जीत जाते हैं तो कसम कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री? यही तो बच्चे गलती करते हैं। आर्टिकल 60 शपथ। राष्ट्रपति को शपथ प्रधानमंत्री नहीं दिलाता, उन्हें शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई। सोचो, कार्यपालिका के प्रमुख को न्यायपालिका का प्रमुख शपथ दिला रहा है। कितना सुंदर बैलेंस है। अगर सीजेआई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ जज, सीनियर मोस्ट जज शपथ दिलाएगा। और वो किस बात की शपथ लेते हैं? संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की। टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लाइन याद रखना। बाकी मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, इसीलिए वो कस्टोडियन है। तो खुशी, अब तक हमने देखा कि कैसे आर्टिकल 52 से राष्ट्रपति का पद बना, 53 में उन्हें पावर मिली, 54 में लोग जुड़े, 55 में वो जटिल तरीके से चुने गए और 60 में उन्होंने कसम खाई। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। क्या राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? क्या वो अपनी मर्जी से किसी माफिया को माफ कर सकते हैं? क्या वो देश में इमरजेंसी लगाकर सब कुछ बंद कर सकते हैं? ये सब हम जानेंगे इस ब्लॉकबस्टर क्लास में आगे, जहां हम डिस्कस करेंगे महाभियोग, इम्पीचमेंट, आर्टिकल 61 और उनकी शक्तियों का तूफान। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, मेरी क्लास की अपडेट्स और एक्स्ट्रा क्विज के लिए मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। वहां हजारों बच्चे ऑलरेडी कंपटीशन दे रहे हैं, तुम पीछे मत रह जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ दोस्तों, अगर अब तक की इस क्लास ने तुम्हारे दिमाग के ताले खोले हैं, अगर तुम्हें लगा कि पॉलिटी बोरिंग नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट चैप्टर का नोटिफिकेशन मिस ना हो। और कमेंट में मुझे लिखकर बताओ, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, करंट प्रेसिडेंट, किस नंबर के राष्ट्रपति हैं। देखता हूं कितने लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं। सो आपने बताया कि राष्ट्रपति संविधान का रक्षक है, लेकिन
अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो? मतलब अगर राष्ट्रपति खुद संविधान तोड़ने लग जाए या कोई गलत काम कर दे, तो क्या हम उन्हें नौकरी से निकाल सकते हैं? या वो 5 साल तक हमें झेलने ही पड़ेंगे? बहुत ही खतरनाक सवाल पूछा है तुमने खुशी। संविधान निर्माताओं को भी ये डर था, इसीलिए उन्होंने संविधान में एक ब्रह्मास्त्र रखा है। इसे कहते हैं महाभियोग, इम्पीचमेंट। नोट्स में बड़े बड़े अक्षरों में लिखो आर्टिकल 61। ये प्रक्रिया हमने अमेरिका, यूएसए से ली है। लेकिन याद रखना, राष्ट्रपति को हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार, ग्राउंड है। क्या तुम गेस कर सकती हो वो क्या है? भ्रष्टाचार, पागलपन? नहीं। तो फिर क्या है सर? सिर्फ एक लाइन, संविधान का अतिक्रमण, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो संविधान के नियमों के खिलाफ जाएं, तभी ये ब्रह्मास्त्र चलेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि संविधान में ये कहीं लिखा ही नहीं है कि अतिक्रमण का मतलब क्या है। ये संसद तय करेगी। अब इस प्रोसेस को एक कोर्ट ड्रामा की तरह समझो। 1. शुरुआत, संसद का कोई भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, आरोप लगा सकता है। 2. चेतावनी, आरोप लगाने से पहले 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया था। कितने दिन? 14 दिन। 3. समर्थन, नोटिस पर कम से कम 1/4 सदस्यों 25% के साइन होने चाहिए। मजाक नहीं है कि कोई भी उठकर नोटिस दे दे। 4. वोटिंग, जिस सदन ने आरोप लगाया वहां 2/3 बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। 5. जांच, फिर मामला दूसरे सदन में जाएगा, वहां राष्ट्रपति को बुलाया जाएगा, वो अपनी सफाई पेश कर सकते हैं। 6. फैसला, अगर दूसरे सदन ने भी 2/3 बहुमत से पास कर दिया तो उसी वक्त, उसी दिन से राष्ट्रपति की कुर्सी खाली। दी एंड। बाप रे, 2/3 बहुमत, ये तो बहुत मुश्किल है सर। बिल्कुल, इसीलिए आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। ये हमारा गौरव है। लेकिन खुशी, यहाँ एक सुपर ट्रिकी पॉइंट है जहाँ यूपीएससी और एसएससी सीजीएल वाले बच्चों को फंसाते हैं। याद है चुनाव में कौन वोट देता था? हाँ सर, आपने रटाया था HON, केवल निर्वाचित एमपीज और एमएलएज। शानदार। अब ध्यान से सुनना, हटाने में गेम उल्टा हो जाता है। हटाने में 1. संसद के सभी सदस्य, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, वोट देते हैं। मतलब वो 12 लोग जो चुनाव में बाहर थे, अब वो बदला ले सकते हैं। 2. राज्यों की विधानसभाओं, एमएलएस का इसमें कोई रोल नहीं होता। मान सर स्ट्रिक, बनाते वक्त सब साथ थे, बिगाड़ते यानी कि हटाते वक्त सिर्फ केंद्र यानी कि पार्लियामेंट है। ये लाइन याद कर लो, आरपीएससी और बीपीएससी का फेवरेट सवाल है ये। अब एक पीवाईक्यू देखो, राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग लेता है? ए. केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। बी. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। सी. संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य। डी. राज्य विधानसभा के सदस्य। बताओ खुशी। सर, अब तो नहीं फंसूंगी। चुनाव में निर्वाचित और हटाने में कुल, तो ऑप्शन सी सही है, संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य। परफेक्ट। 2 करोड़ का सवाल जीत लिया तुमने, काल्पनिक रूप से। यही क्लैरिटी चाहिए मुझे। जब तुम ऐसे जवाब देती हो ना, तो लगता है मेरी मेहनत सफल हो रही है। थैंक यू सर। अच्छा, मान लो महाभियोग लग गया या भगवान न करे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, जैसे जाकिर हुसैन साहब की हुई थी, तो कुर्सी तो खाली हो जाएगी। देश बिना हेड के कैसे चलेगा? देश 1 मिनट भी बिना हेड के नहीं रुक सकता। आर्टिकल 62 कहता है, अगर कुर्सी खाली हुई तो तुरंत उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे। और अगर उपराष्ट्रपति भी बीमार हो या मौजूद ना हो तो? गुड क्वेश्चन। ऐसा एक बार हुआ था 1969 में। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, वीवी गिरी उपराष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया, दोनों पद खाली। तब आए सीजेआई, उस समय थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्होंने राष्ट्रपति का काम संभाला। और अगर सीजेआई भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ जज, सीनियर मोस्ट जज, शपथ दिलाएगा। लेकिन याद रहे, ये जुगाड़ सिर्फ 6 महीने के लिए है। 6 महीने के अंदर अंदर नया चुनाव कराना अनिवार्य है। अमेरिका में क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट हटा तो वाइस प्रेसिडेंट बचे हुए समय के लिए प्रेसिडेंट बन जाता है। लेकिन भारत में नया राष्ट्रपति पूरे 5 साल के लिए चुना जाता है। नोट खुशी, ये सारे फैक्ट्स, ये फ्लो चार्ट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब मैंने टेस्ट क्यू ऐप पर संविधान नोट्स वाले फोल्डर में डाल दिए हैं। क्लास के बाद उन्हें एक बार पढ़ लेना, विजुअल मेमोरी बन जाएगी। ठीक है सर, कुर्सी बचाना और भरना तो सीख लिया। अब बताइए, कुर्सी पर बैठकर वो करते क्या हैं? उनके पास पावर क्या है? अब शुरू होता है असली खेल, राष्ट्रपति की शक्तियों का समुद्र। इसे हम टुकड़ों में बांटेंगे ताकि हजम हो सके। सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। याद है आर्टिकल 53? सारी शक्ति राष्ट्रपति में है। इसका व्यावहारिक रूप देखो, भारत सरकार का हर काम राष्ट्रपति के नाम से होता है, आर्टिकल 77। लेकिन क्या वो अपनी मर्जी से करते हैं?
नहीं, आर्टिकल 74 कहता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड पीएम होगा, और 42nd और 44th संशोधन के बाद राष्ट्रपति को वो सलाह माननी ही पड़ती है, बाध्यकारी, बाइंडिंग। वो बस एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स का किंग, राष्ट्रपति भारत के एचआर मैनेजर भी हैं। वो ढेरों नियुक्तियां करते हैं, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री आर्टिकल 75, राज्यों के राज्यपाल गवर्नर्स आर्टिकल 155, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 सरकार का वकील, सीएजी कैग जो खातों की जांच करता है, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर्स। एसएससी सीजीएल 2019 में सवाल आया था, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर, राष्ट्रपति। लेकिन खुशी, यहाँ एक चीज ध्यान रखना, ये सब नियुक्तियां वो पीएम और कैबिनेट की लिस्ट देखकर करते हैं, साइन इनका, मर्जी सरकार की। सर ये तो बहुत लंबी लिस्ट है। मैं राज्यपाल, कैग, एजी सब मिक्स कर दूंगी। कोई तरीका है इसे रटने का? यही डर तो निकालना है। लिस्ट लंबी है लेकिन तरीका स्मार्ट होना चाहिए। देखो खुशी, क्लास में हम कॉन्सेप्ट समझते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में फैक्ट्स रिकॉल करने होते हैं। इसके लिए मैंने टेस्ट क्यू ऐप पर एक स्पेशल सेक्शन बनाया है, हु अपॉइंट्स हुम, कौन किसकी नियुक्ति करता है। वहाँ टेबल फॉर्म में कलर कोडेड नोट्स हैं और साथ ही वन लाइनर रामबाण सीरीज है। उसमें सवाल ऐसे हैं कि सीएजी अपना त्यागपत्र किसे देता है, यूपीएससी चेयरमैन को कौन हटा सकता है। जब तुम उस ऐप पर क्विज लगाओगी ना तो गलतियां होंगी, और मेरा यकीन मानो, जो गलती तुम टेस्ट में करती हो वो दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती है। हजारों बच्चे टेस्ट क्यू ऐप पर रोज टेस्ट देते हैं और अपनी रैंक चेक करते हैं। तुम्हें भी वो रैंक लिस्ट में टॉप पर देखना चाहता हूं मैं। तो आज ही उस नियुक्ति वाली टेबल को ऐप से डाउनलोड करके दीवार पर चिपका लेना। एग्जाम से पहले वो 2 पन्ने 20 नंबर दिला सकते हैं। पक्का सर, आज रात को ही वो टेबल रट लूंगी। अच्छा सर, आपने कहा था संसद यानी पार्लियामेंट कानून बनाती है, तो क्या राष्ट्रपति का कानून बनाने में कोई रोल है? बहुत बड़ा रोल है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अनुच्छेद 79। बिना राष्ट्रपति के साइन के कोई भी बिल कानून यानी एक्ट नहीं बन सकता। महत्वपूर्ण शक्तियां: सत्र बुलाना, संसद की मीटिंग राष्ट्रपति बुलाते हैं। 17वां सदन, मीटिंग खत्म करने की घोषणा भी वही करते हैं। लोकसभा भंग करना, डिसॉल्व, अगर पीएम कहें तो वो लोकसभा को 5 साल से पहले भी खत्म कर सकते हैं। अनुच्छेद 85। और सबसे मजेदार पावर, जॉइंट सिटिंग, संयुक्त अधिवेशन, आर्टिकल 108। मान लो लोकसभा और राज्यसभा में लड़ाई हो जाए, एक बिल पास करे, दूसरा रोक ले, तो पापा यानी राष्ट्रपति दोनों बच्चों को एक कमरे में बुलाते हैं और कहते हैं सुलझाओ इसे। इसे कहते हैं जॉइंट सिटिंग। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। ये याद रखना, यहां बहुत बच्चे फंसते हैं। पीवाईक्यू अलर्ट, एमपीपीएससी 2018। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है? कॉल। उत्तर, राष्ट्रपति। इसके अलावा वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। आर्टिकल 80। ये वो लोग होते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के एक्सपर्ट होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर या रेखा जी। ओह, मतलब संसद की चाबी भी उन्हीं के पास है। सर, क्या वो खुद भी कानून बना सकते हैं? मतलब अगर संसद की छुट्टी चल रही हो और देश में इमरजेंसी आ जाए तो? क्या बात है खुशी, तुम तो अब वकीलों वाले सवाल पूछने लगी हो। इसका जवाब है हाँ। इसे कहते हैं अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123। जब संसद बंद हो तो राष्ट्रपति का ऑर्डर ही कानून बन जाता है। इसकी पावर संसद के कानून के बराबर होती है, लेकिन इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। संसद के दोबारा खुलने के 6 हफ्तों के अंदर इसे पास कराना पड़ता है, वरना ये खत्म हो जाएगा। मानसर्स ट्रिक, आर्टिकल 123। 123 कानून बना दीन, 123 इज इक्वल टू ऑर्डिनेंस पावर। बहुत आसान है याद रखना। 1 2 3 कानून बना दीन। वाह सर, ये तो कभी नहीं भूलूंगी। सर, आज तो दिमाग भर गया। इम्पीचमेंट, वैकेंसी, अपॉइंटमेंट्स, ऑर्डिनेंस, बहुत कुछ हो गया। हाँ, आज का डोज काफी हैवी है, इसे पचाना जरूरी है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आगे हम देखेंगे राष्ट्रपति का सबसे इमोशनल साइड, क्षमादान शक्ति, पार्डनिंग पावर, आर्टिकल 72। कैसे वो फांसी के फंदे पर लटके मुजरिम को भी जीवन दान दे सकते हैं। और उनका सबसे रौद्र रूप, आपातकाल, इमरजेंसी पावर्स, जब वो देश के फंडामेंटल राइट्स भी छीन सकते हैं। और हाँ, वीटो पावर, जब वो जेब में बिल रखकर भूल जाते हैं, पॉकेट वीटो।
तो इसे मिस मत करना, क्योंकि इमरजेंसी से हर साल सवाल आता है। सर, हमने राष्ट्रपति की राजनीतिक ताकतें तो देख लीं, लेकिन मैंने सुना है कि वो किसी की फांसी भी रुकवा सकते हैं। क्या सच में एक इंसान के पास इतनी ताकत हो सकती है कि वो मौत के मुंह से किसी को खींच ले? ये तो भगवान वाला काम हो गया। हाँ खुशी, इसे कहते हैं क्षमादान की शक्ति, पार्डनिंग पावर। संविधान का आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को वो ताकत देता है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के कलम की स्याही सूखने के बाद काम आती है। जब न्यायपालिका के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक दरवाजा खुलता है, राष्ट्रपति भवन का दया द्वार, मर्सी डोर। लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्रपति कोई कोर्ट नहीं है। वो सबूतों को दोबारा नहीं तौलते, वो बस दया और सार्वजनिक कल्याण के आधार पर फैसला लेते हैं। और ये शक्ति भी वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें 5 तरह के हथियार हैं उनके पास। यहां से सवाल यूपीएससी और एसएससी में मैच द फॉलोइंग में आते हैं। ध्यान से सुनना। क्षमा मतलब क्लीन चिट, सजा भी माफ और गुनाह भी माफ। बंदा ऐसे बाहर निकलेगा जैसे उसने कभी कुछ किया ही नहीं है। लघुकरण, इसमें सजा का नेचर बदल दिया जाता है, जैसे फांसी को बदलकर आजीवन कारावास कर देना। सजा कठोर से हल्की हो गई। परिहार, इसमें सजा की मात्रा कम होती है, नेचर नहीं, जैसे 5 साल की जेल को 2 साल कर देना, लेकिन जेल तो जेल ही रहेगी। विराम, ये स्पेशल केस में होता है, जैसे अगर कोई महिला अपराधी गर्भवती है या कोई अपराधी शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसकी सजा कम कर देना। प्रविलंबन, इसका मतलब है टेम्पररी रोक, स्टे, खासकर फांसी की सजा पर, ताकि अपराधी को दया याचिका लगाने का वक्त मिल सके। एक पीवाईक्यू देखो, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? उत्तर आर्टिकल 72, मानसर्स ट्रिक। 72, फांसी से तो जिंदगी 72 ही है ना, तो 72 में लाइफ बेहतर हो जाती है। वाह सर, 72 बेहतर, ये तो सेट हो गया। अच्छा सर, मान लीजिए संसद ने कोई ऐसा कानून पास कर दिया जो राष्ट्रपति को पसंद नहीं आया, क्या उन्हें जबरदस्ती साइन करना पड़ेगा? जबरदस्ती तो राष्ट्रपति के साथ कोई नहीं कर सकता, सिवाय संवैधानिक संशोधन के। यहां आती है उनकी वीटो पावर। ये शब्द संविधान में नहीं लिखा, लेकिन आर्टिकल 111 विधेयकों पर अनुमति से ये पावर निकलती है। राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं जब कोई बिल उनके पास आता है। 1, स्वीकृति, असेंट, साइन कर दो, कानून बन गया। 2, सुरक्षित रखना, विदहोल्ड, साइन करने से मना कर देना, बिल खत्म। इसे अत्यांतिक वीटो कहते हैं, ये बहुत कम होता है। 3, पुनर्विचार, रिटर्न, बिल को वापस संसद भेज देना कि भाइयों एक बार और सोच लो। इसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। लेकिन अगर संसद ने वही बिल दोबारा एमेंड करके या वैसे ही पास करके भेज दिया तो राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ेंगे, वो दूसरी बार मना नहीं कर सकते। लेकिन खुशी, एक चौथा रास्ता भी है जो सबसे इंटरेस्टिंग है, जिसे कहते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, क्या वो बिल को जेब में रख लेते हैं? बिल्कुल, संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि राष्ट्रपति को कितने दिन में साइन करना है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? ना हाँ कहते हैं, ना कहते हैं, ना वापस भेजते हैं, बस टेबल पर या जेब में पड़ा रहने देते हैं, अनंत काल के लिए, इनडेफिनेट पीरियड के लिए। एक ऐतिहासिक किस्सा सुनो। 1986 में राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। सरकार ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक पास किया जो प्रेस की स्वतंत्रता छीन रहा था। ज्ञानी जैल सिंह जी को यह पसंद नहीं आया, ना साइन किया ना वापस भेजा, बस जेब में रख लिया। सरकार बदल गई, बिल मर गया। मजाक में कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति से बड़ी है, क्योंकि अमेरिका में तो 10 दिन में फैसला लेना पड़ता है, यहाँ कोई लिमिट ही नहीं है। खुशी, तुमने वीटो और क्षमादान की कहानियां सुन ली, सुनने में मजा आया होगा, लेकिन एग्जाम में परीक्षक तुम्हें कम्यूटेशन और रेमिशन में ऐसा फंसाएगा कि तुम लघुकरण को परिहार समझ लोगी। शब्दों का खेल है सारा, प्रकृति बदलना वर्सेस समय कम करना। इस कंफ्यूजन को दूर करने का एक ही तरीका है, बार बार चोट करना। इसलिए मैंने टेस्ट क्यू ऐप पर संविधान वाली टेस्ट सीरीज में एक स्पेशल टेस्ट डाला है। उसमें ऐसे सवाल हैं कि गर्भवती महिला की फांसी को उम्र कैद में बदलना किस प्रकार की क्षमा है? उत्तर रेस्पाइट या विराम। जब तुम ऐप पर ऐसे 50 सवाल लगाओगी तो तुम्हारा दिमाग बुलेट प्रूफ हो जाएगा। और हाँ, वहां 1 लाइनर नोट्स में मैंने ज्ञानी जैल सिंह वाली स्टोरी भी डाल दी है ताकि याद रहे। तो क्लास खत्म होते ही टेस्ट क्यू ऐप पर जाना और अपनी तैयारी को लॉक कर देना। वहां का कंटेंट सिर्फ कंटेंट नहीं, सिलेक्शन की चाबी है। अब दिल थाम कर बैठो खुशी, अब हम उस चैप्टर को खोलने जा रहे हैं जिसे संविधान का काला अध्याय भी कहा जा सकता है और सुरक्षा कवच भी, आपातकाल,
इमरजेंसी प्रोविजंस, भाग 18। ये हमने जर्मनी से प्रेरित होकर लिया है, खासकर फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंड होना। राष्ट्रपति के पास 3 तरह के इमरजेंसी बटन हैं। याद रखने की ट्रिक है +4। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। कब लगेगा? 3 वजहों से। 1 युद्ध, 2 बाहरी आक्रमण, 3 सशस्त्र विद्रोह। ध्यान दें, पहले यहां आंतरिक अशांति शब्द था। इंदिरा गांधी जी ने 1975 में इसी शब्द का खेल खेला था। बाद में 44वें संशोधन 1978 ने इसे हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया। अब सिर्फ दंगे होने पर इमरजेंसी नहीं लग सकती, बंदूकें उठनी चाहिए। एक और PYQ देखो, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? उत्तर 3 बार। 1962 चीन युद्ध, 1971 पाक युद्ध, 1975 आंतरिक अशांति। 3 बार? सर 1975 वाली तो मैंने बहुत सुनी है। अच्छा, दूसरा बटन कौन सा है? दूसरा बटन है सबसे विवादास्पद, आर्टिकल 356, राष्ट्रपति शासन। ये पूरे देश में नहीं, किसी राज्य यानी स्टेट में लगता है। जब राज्यपाल रिपोर्ट दे दें कि सर, यहाँ की सरकार से राज्य नहीं संभल रहा, संविधान फेल हो गया है, तो राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर देते हैं और शासन अपने हाथ में ले लेते हैं। ये 100 से ज्यादा बार यूज और मिसयूज हो चुका है। और तीसरा बटन 356+4, आर्टिकल 360, वित्तीय आपातकाल। ये तब लगता है जब देश का खजाना खाली हो जाए, साख खतरे में पड़ जाए। इसमें सबकी सैलरी कट सकती है, यहां तक कि जजों की भी। हे भगवान, क्या ये कभी लगा है? यही तो गुड न्यूज है। आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360, कभी नहीं लगा, एक बार भी नहीं। 1991 में हालात खराब थे, लेकिन हमने संभाल लिया। मानसर्स ट्रिक: 352 नेशनल, 356 स्टेट, 360 मनी। ट्रिक है NSM, नेशन स्टेट मनी, और 4-4 का गैप है। याद रखना, इमरजेंसी लगते ही हमारे फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21, जीवन का अधिकार, कभी सस्पेंड नहीं होते। ये सवाल IAS प्री में अनगिनत बार आया है। सर, आज तो आपने सच में एक ब्लॉकबस्टर मूवी दिखा दी। रायसीना हिल्स के महल से शुरू होकर चुनाव की गणित, फिर महाअभियोग का डर और अंत में फांसी माफ करने और इमरजेंसी लगाने की पावर। राष्ट्रपति सिर्फ रबर स्टैंप नहीं है, वो तो स्लीपिंग जायंट हैं। बिल्कुल सही शब्द चुना तुमने, स्लीपिंग जायंट। जब तक सब सही चल रहा है वो शांत है, जब संकट आता है तो संविधान उन्हें महाशक्ति बना देता है। यही खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की। सर, आज तो आपने सच में एक ब्लॉकबस्टर मूवी दिखा दी। रायसीना हिल्स के महल से शुरू होकर चुनाव की गणित, फिर महाभियोग का डर और अंत में फांसी माफ करने और इमरजेंसी लगाने की पावर। राष्ट्रपति सिर्फ रबर स्टैंप नहीं है, वो तो स्लीपिंग जायंट हैं। बिल्कुल सही शब्द चुना तुमने, स्लीपिंग जायंट। जब तक सब सही चल रहा है वो शांत है, जब संकट आता है तो संविधान उन्हें महाशक्ति बना देता है। यही खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की। दोस्तों, ये था हमारा राष्ट्रपति का कंप्लीट चैप्टर। हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक आर्टिकल 52 से 62, 72, 111 और 352 से 360 सब कवर कर लिया है। अगर तुमने ये लेक्चर ध्यान से सुना है और टेस्टक्यू ऐप पर इसके 1 लाइनर रट लिए हैं, तो दुनिया की कोई ताकत एग्जाम में तुम्हारा सवाल गलत नहीं करवा सकती। अगली क्लास में हम मिलेंगे एक नए किरदार के साथ, उपराष्ट्रपति, द वाइस प्रेसिडेंट, और फिर चलेंगे प्रधानमंत्री की ओर। कहानी और भी मजेदार होने वाली है। आज का टास्क है, टेलीग्राम चैनल मान एजुकेशन ज्वाइन करो और टेस्टक्यू ऐप पर, जो कि है संविधान टेस्ट सीरीज, उसे ज्वाइन करो। उसमें आज मुझे सबके 20/20 नंबर चाहिए। अगर ये मूवी स्टाइल लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपनी टिकट पक्की करो और सब्सक्राइब बटन को ऐसे दबाओ जैसे EVM का बटन दबा रहे हो। कमेंट में लिखो आर्टिकल 72 = मर्सी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।